हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ हमें दो फैक्टर्स जो हैं इनको डिस्कस करना था। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। लास्ट लेक्चर में हमने नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को डिस्कस किया था और वहाँ हमने ये देखा था कि एक पोलर सॉल्यूट या एक आयनिक कंपाउंड एक पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाता है, जबकि एक नॉन पोलर सॉल्यूट एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल होता है। हम सॉल्युबिलिटी के पीछे रीजन क्या होता है इसको और डिस्कस कर लेते हैं आज। एक्सप्लेनेशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉलिड इन लिक्विड। जब भी किसी सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये दो कंडीशंस हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या होती है ये दो कंडीशंस? देखो, पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारा सॉल्यूट एक कंपाउंड है जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सॉल्वेंट एक कंपाउंड है जिसको हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों को मिक्स करके हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो जब B A के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा उस टाइम पर इसका एक इंटरेक्शन होगा A के साथ। ये इंटरेक्शन जो है वो डिसाइड करेगा ये इसमें सॉल्युबल होगा या नहीं। तो यहां पर मैं दो पॉइंट लिख देता हूं। इफ इंटरेक्शन बिटवीन A and B is similar to or stronger than interaction between A, then only solute is soluble in this solvent, otherwise not। तो A और B के बीच का इंटरेक्शन अगर उतना ही स्ट्रांग है जितना A और A का इंटरेक्शन था या इससे ज़्यादा स्ट्रांग है तो ये सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। दूसरा पॉइंट आ जाता है इफ डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन इज स्ट्रॉन्गर देन डेल्टा H ऑफ लैटिस। बच्चों, हमें ये पता है वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें जो है वो डिसॉल्व हो जाती हैं। तो अगर हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट ले रहे हैं तो दूसरी कंडीशन ये आ जाती है किसी भी सॉल्यूट की हाइड्रेशन एनर्जी अगर उसकी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है तो वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में मतलब वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स अब एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं किस तरीके से ये दोनों पॉइंट्स अप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। NaCl को पानी में हमें डिसॉल्व करना है। NaCl इन वाटर। देखो बच्चों, NaCl ये हमारा सॉल्यूट है और वाटर ये हमारा सॉल्वेंट है। तो NaCl के अंदर क्या होता है? Na प्लस और Cl माइनस, ये दो आयंस प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों आयंस के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये काम करता है इन दोनों आयंस के बीच में। दूसरी तरफ है वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हमें क्या करना है? हमें इस वाटर के बीच का बॉन्ड तोड़ना है और सॉल्यूशन बनानी है। तो ये सॉल्यूशन जो है वो कैसे बनती है, ये बॉन्ड किस तरीके से टूटेगा और ये जो है वो किस तरीके से इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो यहाँ पर हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। जब हम NaCl को पानी के अंदर डालते हैं तो पानी खुद कैसा है? पानी एक पोलर सॉल्वेंट होता है
क्यों है पोलर सॉल्वेंट? इसकी शेप की वजह से। तो इसके अंदर दो पोलर बॉन्ड्स होते हैं, इन दोनों पोलर बॉन्ड्स की वजह से इसके अंदर एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, और इस परमानेंट डाइपोल मोमेंट की वजह से ही ये मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर। तो इसको जब हम दिखाते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से शो करते हैं। जब हम NaCl को पानी में डालते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनका इसके साथ जो बॉन्ड बनने वाला है वो कैसा है? बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये आपस में बना रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस वजह से कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अपनी ओरिएंटेशन इस NaCl के चारों तरफ कर लेते हैं, ये अपने आप अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से। और इस अरेंजमेंट का एक ही कारण है कि नया बॉन्ड जो बनने वाला है वो पुराने बॉन्ड के जितना ही ताकतवर है। तो इस वजह से इस अरेंजमेंट को बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये अरेंजमेंट हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स का Na पॉजिटिव की तरफ। तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है वाटर का वो किसकी तरफ रहेगा? सोडियम की तरफ। अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं? हाइड्रोजन को इसकी तरफ कर देते हैं। तो इधर जो वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे उसमें ऑक्सीजन दूर रहेगा और हाइड्रोजन क्लोरीन की तरफ रहेगा। तो ये शेप बन जाएगी इस तरीके से। ये जो असेंबली हुई है यहां पर NaCl के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल की, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ NaCl। और इस हाइड्रेशन के टाइम पे इन आयंस का और इन वाटर मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शन है वो उतना ही स्ट्रांग है जितना स्ट्रांग वाटर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन था आपस में। तो इस नए इंटरेक्शन की वजह से यहां एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ this hydration sphere, due to hydration of NaCl, energy is released called hydration energy। तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, experimentally it is found that hydration energy of NaCl is larger than its lattice energy। लैटिस एनर्जी क्या होती है ये हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं बच्चों। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये क्रिस्टल लैटिस जब बनता है उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है इसको बोला जाता है लैटिस एनर्जी। तो ये लैटिस एनर्जी जो है इससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है इस NaCl को पानी में डालने भर से, और यही एनर्जी फिर क्या करती है? इन दोनों आयंस को अलग कर देती है। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी वो कम से कम एनर्जी है जो अगर हम सप्लाई करते हैं तो आयन सेपरेट हो सकते हैं, और लैटिस एनर्जी ही वो एनर्जी थी जब आयंस पास आते हैं तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिलीज करते हैं। तो आप दोनों बातों को जो है वो रिलेट कर सकते हो। अगर NaCl बनाना है क्रिस्टलाइज फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में तो हमें Na प्लस और Cl को पास लाना पड़ेगा। वो जब पास आएंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, और स्टेबल हो जाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज करेंगे उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और अगर हम इसी चीज को अब उल्टा करें, हमारे पास ऑलरेडी NaCl है, हमें उन Na प्लस और Cl को सेपरेट करना है, तो हमें जो कम से कम एनर्जी चाहिए होगी वो भी लैटिस एनर्जी के बराबर ही होगी। तो इन दोनों आयंस को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो एनर्जी कम थी, और यहां इस NaCl को जब पानी में डाला तब जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो ज्यादा थी। तो इसलिए हमें
नमक को जब डिजोल्व करते हैं पानी के अंदर तो ना तो उसको गर्म करना पड़ता ना उसको ठंडा करना पड़ता, ऑटोमेटिकली क्या होता है, नमक पानी में डालते ही हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है और नमक अपने आप पानी में घुलना शुरू हो जाता है। तो अगर आप एक गिलास के अंदर एक पानी ले लीजिए और उसके अंदर आप नमक डाल दो और नमक डाल के उसको जो है वो छोड़ दो 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के बाद जो है वो नमक पानी के अंदर डिजोल्व हो चुका होगा इस हाइड्रेशन की वजह से। तो लैटिस एनर्जी जो है वो कम होती है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इस वजह से नमक पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो ये तो हो गया बच्चों फर्स्ट पॉइंट, जिसमें इंटरेक्शन जो था वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में वैसा ही था जैसा इंटरेक्शन यहाँ पर हमने तोड़ा। और दूसरा पॉइंट, हाइड्रेशन एनर्जी NaCl की जो है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स लैटिस एनर्जी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इस वजह से नमक पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन फॉर सॉल्युबिलिटी। अब बच्चों हम पढ़ते हैं हमारा सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो किस तरीके से पड़ता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। एक बेसिक सा क्वेश्चन जो है, जो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कभी अपने सराउंडिंग में, जो मिठाई बनाने वाले हलवाई होते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी के अंदर चीनी को डिसॉल्व करते हैं चाशनी बनाने के लिए। जब चीनी डिसॉल्व होना बंद हो जाती है तो वो उस सॉल्यूशन को गर्म करना शुरू कर देते हैं। जब वो गर्म करते हैं तो और भी ज्यादा चीनी उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है और सॉल्यूशन कैसे हो जाती है, कंसंट्रेटेड। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो इस सेकंड फैक्टर को प्रूव करता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाते उस सॉल्यूशन का, अगर वो हलवाई उस सॉल्यूशन को गर्म नहीं करता तो वो कभी भी उतनी चीनी डिसॉल्व नहीं कर सकता था जितनी उसे चाहिए थी चाशनी बनाने के लिए। तो ये प्रूफ है कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। अब हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा साइंटिफिकली पढ़ लेते हैं कि टेम्परेचर जो है किस तरीके से इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। तो बच्चों देखो, टेम्परेचर जो है इसके बेसिस पे हम सॉल्यूट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्यूट, on solubility of solute, solubility of solute, solutes can be divided into 3 categories. First, those solute whose solubility increase with temperature। पहले हम इसी कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। आपको सॉल्यूट जो है इसको डिसॉल्व करना है किसी सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करनी है। सॉल्यूशन हमने बना ली, सॉल्यूशन बनाने के बाद हमने और सॉल्यूट डाल दिया। सॉल्यूट इतना डाला कि सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो गया, मतलब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना चुके हैं। तो ये हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मान लो NaCl की है। NaCl को हमने पानी में डिसॉल्व कर रखा है। तो जितना नमक हम डिसॉल्व कर सकते थे उतना मैक्सिमम हम कर चुके हैं। अब और ज्यादा नमक डिसॉल्व नहीं हो रहा इस पानी के अंदर। अब हमें क्या करना है, हमें इस सॉल्यूशन को गर्म करना है। और यहां पर गर्म करने से पहले एक थर्मामीटर जो है वो हमें लगाना है, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है। जब इस सॉल्यूशन को गर्म किया जाता है तो हमें ये देखने को मिला कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये नमक जो अभी तक डिसॉल्व नहीं हो पा रहा था इस पानी के अंदर, वो अब डिसॉल्व होना शुरू हो गया और धीरे धीरे ये नमक जो है वो यहाँ पर
कम होने लग जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है जब ये बिल्कुल नमक डिजॉल्व हो जाता है यहाँ से गायब। तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को गर्म कर रहे हैं इस नमक की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर इंक्रीज हो रही है। तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं इस ग्राफ से। सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ये ग्राफ होता है। नमक हमने लिया था, पानी के अंदर हमने डिसॉल्व किया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ली पहले तो हमने, और उसके बाद में हमने इसको हीट किया। तो जब हम हीट कर रहे हैं इसको तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो थोड़ी थोड़ी ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये बिहेवियर देखने को मिला NaCl का। क्योंकि लाइन ऊपर की तरफ जा रही है इसका ये मतलब हुआ कि टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है, भले ही वो ज्यादा ना बढ़ रही हो, कम बढ़ रही हो, बट स्टिल सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीजिंग। तो ये वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाती है। सिर्फ NaCl ही नहीं, अगर हम यहाँ पर KCl डाल देते हैं पानी के अंदर, और इसी तरीके से पहले तो हम बनाते हैं उसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद हम इसको हीट जब करना शुरू करते हैं तो जो KCl डिसॉल्व नहीं हो पाया था वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण डिसॉल्व हो गया, और उसकी सॉल्युबिलिटी का इंक्रीज जो है वो नमक की सॉल्युबिलिटी से ज्यादा देखने को मिला। ये लाइन जो है वो ज्यादा स्टीप हो गई। अब इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लिया सोडियम नाइट्रेट का, NaNO3। सोडियम नाइट्रेट भी एक ऐसा ही केमिकल कंपाउंड था जिसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हीट किया गया तो ये सॉल्युबिलिटी जो है वो हमें इंक्रीज होती हुई दिखाई दी, और इसकी सॉल्युबिलिटी का इंक्रीज जो था वो KCl और NaCl से भी ज्यादा था। फिर ऐसे ही हमने पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 उसकी सॉल्युबिलिटी को भी स्टडी किया। तो KNO3 की सॉल्युबिलिटी जो है वो भी यहां पर हमें एक इंक्रीज शो करती है टेम्परेचर के साथ। तो इस ग्राफ के बेसिस पे ये कैटेगरी बनाई गई, वो केमिकल सब्सटेंसेस जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ बढ़ जाती है वो लाई करते हैं इस कैटेगरी में। अब हम इसका कारण समझ लेते हैं कि ये इंक्रीज क्यों देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे एक बेसिक सा रीजन है बच्चों, जो भी केमिकल कंपाउंड पानी में डिसॉल्व करने पर एंडोथर्मिक सॉल्यूशन बनाता है, दोस केमिकल compounds which form an endothermic solution show an increase in their solubility with temperature. एग्जाम्पल, जब हम नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये बना लेता है सॉल्यूशन। हम तब तक NaCl को डिसॉल्व करते हैं जब तक हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाती, तो इसलिए ये डबल साइडेड एरो। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए नमक जो है वो पानी में डिसॉल्व करने पर हीट एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि हीट लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में, इस वजह से इसको बोला जाएगा एंडोथर्मिक सॉल्यूशन। और बच्चों जैसा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये प्रोसेस, ये एरो जो है वो इक्विलिब्रियम में लगाई थी हमने, और इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, तुम्हारा जो भी फैक्टर जिसका तुम चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो, ये जिस भी साइड में लिखा हुआ है, अगर ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है और तुम इस फैक्टर को बढ़ा रहे हो तो तुम्हारा प्रोसेस राइट साइड में चला जाएगा, और अगर कोई फैक्टर राइट साइड में लिखा हुआ है और तुम इसको बढ़ा रहे हो तो तुम्हारा प्रोसेस लेफ्ट साइड में आ जाएगा।
अब देखो हमने क्या किया है, हम सॉल्यूशन बना रहे थे और हमने इस सॉल्यूशन को हीट करना शुरू कर दिया। तो हीट कहाँ लिखी है, हीट लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा प्रोसेस किधर चला जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ, और राइट हैंड साइड में क्या है, सॉल्यूशन। तो हमारा सॉल्यूट जो डिसॉल्व होना बंद हो गया था वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमें दिखाई दे रहे थे उसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ये है। ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस या ऐसा कोई भी सॉल्यूट जो किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर हीट एब्जॉर्ब करता है, जब भी उसको गर्म किया जाएगा सॉल्यूशन बनाते टाइम, वो हमेशा सॉल्यूशन बनाएगा, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ये बात याद रखना बच्चों। अब हम आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी पे। सेकंड कैटेगरी में वो सॉल्यूट आ जाते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। तो सेकंड कैटेगरी इज सॉल्यूट हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद टेम्परेचर। तो अब देखो इसको भी सेम वही तरीका रहेगा हमारा। हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने एग्जांपल ले लिया सीरियम सल्फेट Ce2SO4 होल थ्राइस, इसको हमने पानी में डाला है और पानी में डाल के क्या बनाई है, इसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ली हमने। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम जो हम सीरियम सल्फेट डिसॉल्व कर सकते थे वो हम कर चुके हैं और अब इसके अंदर और सीरियम सल्फेट डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो ये कुछ सीरियम सल्फेट है जो बच गया है यहाँ पर, जो डिसॉल्व नहीं हो पाया सॉल्यूशन के अंदर। अब हमने इसको गर्म करना शुरू कर दिया और हमने यहाँ पर लगा रखा है थर्मामीटर। जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें ये देखने को मिला कि जो सॉल्यूट हमारा बचा हुआ था, जो डिसॉल्व नहीं हो पाया था, धीरे धीरे इसकी अमाउंट बढ़ने लगी, इसकी अमाउंट और ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो इसका ये मतलब हुआ कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट चला गया था वो सॉल्यूशन में से वापस बाहर आने लग गया जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तब। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है इस सॉल्यूशन की जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है। तो हमने यहाँ पर फिर से वही ग्राफ बनाया सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का और हमने अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया। तो हमें ये देखने को मिला कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी सॉल्युबिलिटी घटती जा रही है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। तो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ये हमें एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि सॉल्युबिलिटी कम हो रही है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। अब हमें इसका थियोरेटिकल रीजन जो था वो बताना था। तो थियोरेटिकल रीजन हम उसी तरीके से बताते हैं। हम सीरियम सल्फेट को डिसॉल्व करेंगे पानी के अंदर। डिसॉल्व करने के बाद इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, सीरियम सल्फेट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर it produces a solution, this is a saturated solution and it releases heat। यहाँ पर हीट रिलीज होगी। आपने ये सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या किया, इसको गर्म करना शुरू कर दिया। जब आप गर्म करोगे तो हीट जो है वो यहाँ पर रिलीज हो रही है और आप एक्सटर्नली हीट को सप्लाई करने लग जाते हो। तो फिर से ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में था क्योंकि हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन थी। तो जब हीट करोगे तो ये प्रोसेस किधर आएगा, लेफ्ट साइड की तरफ अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। और लेफ्ट साइड में क्या है, सॉल्यूट अलग और सॉल्वेंट अलग। तो मतलब सॉल्यूट जो है जो इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो गया था वो वापस बाहर आने लग जाएगा। तो एज दिस सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, therefore the solubility of solute decreases with the increase in temperature according to Lee-Chatelier principle। तो ये हो गई हमारी सेकंड कैटेगरी
those solute whose solubility decrease with temperature. अब इसके बाद में आ जाते हैं बच्चों तीसरी कैटेगरी पे। तीसरी कैटेगरी उन सॉल्यूट्स की है जिनके केस में कोई रेगुलर इंक्रीज या डिक्रीज दिखाई नहीं दिया। थर्ड कैटेगरी इज सॉल्यूट विच डू नॉट शो रेगुलर इंक्रीज और डिक्रीज in their solubility with temperature। तो कुछ ऐसे सॉलिड्स हमें मिले जिनको जब हमने सॉल्यूट की तरह डिसॉल्व किया सॉल्यूशन बनाने के लिए और उनकी सॉल्युबिलिटी को जब टेम्परेचर के साथ चेक किया गया तो कुछ इस तरीके के ग्राफ मिल रहे थे। सॉल्युबिलिटी पहले इंक्रीज होती, फिर इंक्रीज होना कम हो जाता, फिर से इंक्रीज होती, फिर इंक्रीज होना कम हो जाता, फिर से इंक्रीज होती। तो इस तरीके का बिहेवियर हमें देखने को मिला कुछ सॉल्यूट्स के केस में। अब ये बिहेवियर जो है वो हमें तब देखने को मिलता है जब कोई सॉल्यूट अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा हो सॉल्यूशन बनाते टाइम। तो जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, ऐसा ग्राफ हमें मिलता है CaCl2.6H2O। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड। और हाइड्रेटेड भी कितना है, ये 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे हैं, तो दिस इज कॉल्ड हेक्सा हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड। जब आप इस केमिकल को पानी में डालते हो और डिसॉल्व करते हो और डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन बना देते हो, तो ये केमिकल कंपाउंड इसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ली। लेकिन जैसे जैसे हम इसकी सॉल्यूशन को हीट करने लगते हैं, ये CaCl2.6H2O था जो सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिसॉल्व नहीं हो पाया, रह गया लास्ट में, क्योंकि ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जब हमने इसको हीट करना शुरू किया तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती रही, लेकिन उससे नेक्स्ट पॉइंट पे जाके इसकी स्टेट चेंज हो गई और क्या बन गया, ये यहां पे जाके बन गया 4H2O। तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म में से निकल गए और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ही चेंज कर देता है। तो इस तरीके से जब किसी केमिकल कंपाउंड की क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज होती है तो वहां पर हमें सॉल्युबिलिटी कर्व में एक चेंज देखने को मिलता है और यहां पे आके इसकी जो फॉर्म है वो हो जाती है ये। तो इस लाइन पे ये केमिकल कंपाउंड इस फॉर्म में था, इस लाइन पे यहां से लेके यहां तक इसको हम पॉइंट डाल देते हैं A, इसको B। तो 0 से लेके A तक ये फॉर्म है, A से लेके B तक ये फॉर्म है और B से लेके C तक ये फॉर्म है। तो इस फॉर्म में चेंज होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी में हमें इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है। तो ये केमिकल कंपाउंड्स पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो द सॉल्यूट विच एग्जिस्ट इन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट। When subjected to change in temperature, they change their state. They change their state and changes to other polymorphic form. They change their state and becomes another polymorphic form और यहां पर दिखाई देगा इस तरीके का बिहेवियर। तो ये हो गया बच्चों हमारा टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसमें हमने 2 फैक्टर्स डिस्कस किए,